नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आज आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ जन गण का मन जानने के लिए। और आज के चुनावी नतीजों को अगर मुझे एक लाइन में बताना है तो वो लाइन है कि बीजेपी बनी बाजीगर। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और आज बीजेपी ने यही दिखाया है। लोकतंत्र का खेल निराला होता है और आज जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे घोषित हो रहे हैं तो यही नजर आ रहा है। जिस हरियाणा में कांग्रेस अपनी जीत पक्की मानकर चल रही थी, जलेबियां तक बन चुकी थी, बंट चुकी थी, ढोल बज चुके थे, वहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, दावेदारों की लिस्ट बढ़ती चली जा रही थी दिन पर दिन। वहां बीजेपी की हैट्रिक अब लगभग तय हो गई है। हरियाणा में बीजेपी का परफॉर्मेंस अब तक के रुझानों और नतीजों में 2019 से भी बेहतर दिख रहा है, जबकि अभी 4 महीनों पहले हरियाणा में बीजेपी की ताकत घटकर आधी रह गई। उधर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद होने वाले पहले विधानसभा चुनाव में जीत की ओर बढ़ती चले जा रही है। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन पहले जैसा है, लेकिन कश्मीर घाटी में निर्दलीय और पीडीपी मिलकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रास्ता नहीं रोक पाए। जबकि कश्मीर घाटी की 47 सीटों में सिर्फ 19 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारकर निर्दलियों के लिए मैदान खुला छोड़ दिया था, लेकिन यह रणनीति कहीं ना कहीं फेल हो गई, बिल्कुल उनके काम नहीं आई। जम्मू कश्मीर का फैसला बहुत चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन हरियाणा को लेकर कांग्रेस को सांप सूंघने की नौबत तक आ गई है। कांग्रेस के नतीजों को इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर धीरे धीरे अपडेट कर रहे माइंड गेम खेलने का आरोप भी लग चुका है। मतलब हरियाणा का रुख देखकर कांग्रेस एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन, माइंड गेम, ईवीएम और डीएम पर उंगली उठाने लगी। मैं आज इस इलेक्शन चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले देखिए कि अब से कुछ देर पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने क्या कहा। उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। आपने जयराम रमेश की बात सुनी, लेकिन आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में कौन से फैक्टर जाते दिख रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस कुमारी शैलजा, ये बीजेपी के पक्ष में चला गया अंदरूनी लड़ाई। कांग्रेस का अति आत्मविश्वास, ये भी शायद कांग्रेस को धोखा दे गया। कांग्रेस के जाट प्लस समीकरण के सामने बीजेपी की 36 बिरादरी रणनीति कारगर हो गई। नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस, जिसे राहुल गांधी टूटा बता रहे थे, वो शायद वापस लौटता दिख रहा है। आरएसएस के काडर ने वापस से मोर्चा संभाल लिया, ये भी लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल हार को जीत के दांतों से निकाल लिया है? ये सवाल आज सब पूछ रहे हैं और आज यही सवाल है हमारे डिबेट का। और इस डिबेट पर सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, संजय झा, कांग्रेस पार्टी के लीडर रह चुके हैं अनमोल परमर, जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, कुछ ही समय में बल्कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबा नकवी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है, सुशील पंडित, राजनीतिक विश्लेषक। जम्मू कश्मीर के बारे में क्या कहें, कश्मीरी पंडितों के बारे में और उनके दर्द के बारे में, और कश्मीर में क्या हुआ उसके बारे में ही सब जानते हैं। और करण वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल शहजाद पूनावाला जी, मैं आपको पूछना चाहती हूं। सवाल ये कि ये बाजीगर कौन साबित हुआ बीजेपी के लिए? क्या ये नायाब सिंह सैनी है, मनोहर लाल खट्टर हैं, जगत प्रकाश नड्डा हैं, या फिर आरएसएस हैं, या वही नरेंद्र मोदी जिन्हें राहुल गांधी कह रहे थे कि आजकल झुके हुए नजर आते हैं, हमने उनको और उनकी साइकोलॉजिकली उन्हें तोड़ दिया है? क्या बाजीगर वही नरेंद्र मोदी है?
हमारे लिए तो बाजीगर हमेशा देश की और इस केस में हरियाणा की और जम्मू कश्मीर की जनता है। और क्योंकि हरियाणा की जनता ने आज बता दिया कि चाहे वो पहलवान, किसान, नौजवान या जवान का सम्मान वो केवल मोदी जी ही कर सकते हैं, और राहुल गांधी के नफरत की दुकान को बंद करने का काम भी किया है। जिस प्रकार से राहुल गांधी की पार्टी ने दलितों का अपमान किया, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आरक्षण समाप्ति की बात की, जिस प्रकार से राहुल गांधी की सरकार जो इससे पहले रही वो भ्रष्टाचार, परिवार, दलाल, दामाद इन शब्द में लिप्त रही और खर्ची पर्ची पर नौजवानों को ठगती थी, आज वो सारी चीज़ें बंद हुई। और जिस प्रकार से हरियाणा में हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया, और देखिए मोदी जी के आने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और अब हरियाणा, बार बार हमारी सरकार रिपीट होती रहती है। और इतिहास में पहली बार, तीसरी बार अगर हरियाणा में सरकार बनती है तो इसका मतलब कि पूरा जनता हमारे साथ विश्वास के साथ खड़ी है, तो जनता ही बाजीगर है। और जम्मू कश्मीर में भी देखिए ना, जहां 15 साल पहले हम कहीं नहीं थे, आज वहां पर भी हम एक डोमिनेंट फोर्स की तरह सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में अभी तक उभर कर आए हैं। हो सकता है हम लार्जेस्ट पार्टी भी बने, उम्मीद पर दुनिया कायम है। पर आज संजय झा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जलेबी भिजवाऊं क्या आपको? संजय झा जी, सुबह सुबह तो आप कई सारी व्याख्याएं और वो सब कर रहे थे, अब मुझे कम से कम उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन को और जनता को गाली देने का काम कांग्रेस, राहुल गांधी और संजय झा नहीं करेंगे। संजय झा जी, सवाल शहजाद पूनावाला ने पूछा, लेकिन मैं भी 2 सवाल पूछना चाहती हूं। जलेबी की कहानी तो आप जरूर बताइएगा, पर यह भी बताइएगा कि क्या हरियाणा की जनता ने खटाखट मॉडल को रिजेक्ट कर दिया? नहीं, सबसे पहले मैं शहजाद भाई को कहना चाहूँगा कि जम्मू और कश्मीर के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर मेरा पूरा विश्वास है कि आप गुलाब जामुन तो नहीं खाएंगे। नहीं, जहाँ तक देखिए मुद्दों की सवाल है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा कि ये चुनाव सिर्फ एग्जिट पोल को तो भूल जाइए, पोलिंग एजेंसीज को जो भूल जाइए, जो सब लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम न्यूनतम 55 सीटें मिलेंगी, तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपने आप को गोरा कर लिया। और मैं समझता हूं कि पोलिंग एजेंसीज को भी ये समझ में नहीं आया कि जनता का सोच क्या है, आवाम का क्या अंत में निर्णय होगा। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को इतना जरूर नसीहत के तौर पर कहना चाहूँगा कि देखिए, अहंकार अच्छा चीज़ नहीं होता है, व्यक्तिगत के लिए भी नहीं और किसी राजनीतिक संगठन के लिए भी नहीं। यहाँ नाविका जी, मुद्दों की कमी नहीं थी। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी को तो भूल जाइए। यहाँ पर यदि जवान, किसान, पहलवान, संविधान, ढेर सारे मुद्दे थे। बेरोजगारी बहुत बड़ा एक विषय था। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इतना, मैं समझता हूँ कि जनता का नाखुश होना या नाराज़ होना, ये तो आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा था। 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, और लोकसभा के चुनाव को यदि अब इसको विश्लेषण करें तो लगभग 46 असेंबली सीट्स में कांग्रेस आ गई थी। तो यहाँ पर उसके बावजूद इतने दिग्गज नेता लोग, लेकिन आप देखिएगा यदि बातचीत जो हो रही थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और मैं समझता हूँ कि यही गलती होता है राजनीतिक दलों से, ये अभिमान, ये अहंकार। आप तो चुनाव जीते भी नहीं हैं, जो मई जून तक बारे में बात कर रहे हैं। जो मई जून तक अहंकार आपको मोदी जी में नजर आ रहा था, कम से कम अब तो आप मान गए कि वो कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम है। मैं समझता हूं कि दोनों राजनीतिक दल का प्रॉब्लम है। आप देखिए, भाजपा का जम्मू एंड कश्मीर में, पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो जानते हैं जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात। वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का ये नज़रिया कि हम चुनाव हम जीत ही जाएंगे, वो गलत साबित हुआ है। और कांग्रेस पार्टी का तो मैं बता रहा हूँ आपको, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बावजूद यदि कांग्रेस पार्टी ने नहीं सीखा है कि चुनाव के, जब तक एग्जिट पोल को भूलिए, जब तक चुनावी दिन जैसे आज आप हर सीट को नहीं जीते हैं, तब तक आप इस पर बात भी न करें कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ये सबक है, और मेरा पूरा विश्वास है कि कांग्रेस। शहजाद पूनावाला, अहंकार कारण था बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में, और क्या वही अब कांग्रेस के लिए कारण बन गया इस परफॉर्मेंस के लिए? नाविका जी, अहंकार किसको कहते हैं कि तीसरी बार चुनाव हारने पर भी अपने आप को जीता हुआ समझना। ये कांग्रेस जो 2024 में जून में जो नतीजे आए वो उसकी 3rd वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, भाजपा की 3rd बेस्ट परफॉर्मेंस थी, तब भी अपने आप को जीता हुआ समझना। और अब तो एलओपी के रूप में ये राहुल गांधी की पहली चुनौती थी ना, और पहली चुनौती में 180 सीट्स गए विधानसभा के चुनाव में, उसमें कांग्रेस की 65 या 60-65 सीटें थी, अब घटकर कितनी हो गई है?
मात्र 8 सीटें 32-35 सीट में जम्मू कश्मीर में, इसका उत्साह है आपको कि आप 10 साल के बाद भी हरियाणा में सत्ता में नहीं आ पा रहे हो, इसका उत्साह है आपको। और भाजपा की जहां 60 सीटें थी वो बढ़कर 75 सीटें हुई है। और मुझे 2-3 उदास चेहरे नजर आ रहे हैं पैनल पर। मैं तो खोज रहा हूं किसकी कि उनको तरफ नोटा इशारा से है? कम मिला है, नहीं नोटा से किसकी ज्यादा तरफ मिला है। इशारा कर रहे हैं आप शहजाद जी? नोटा से जो कंपटीशन करते हैं और जो नोटा के साथ ही कंपटीशन में लगे रहते हैं, वो नोटा वाली पार्टी को भी मैं देख रहा हूं कि वो भी नाराज से दिख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी मॉडल रिजेक्ट हुआ, हरियाणा में मॉडल रिजेक्ट हुआ, पंजाब में मॉडल रिजेक्ट हुआ। चले थे आम आदमी पार्टी वाले हरियाणा जीतने 0 लेकर लौटे हैं, शायद इसी बात पर टिप्पणी कर रहे हैं शहजाद पूनावाला। शहजाद भाई को झांक के देखना चाहिए कि इनके प्रधानमंत्री जो सुबह शाम चिल्लाते थे ना 56 इंच का सीना है और पता नहीं क्या क्या है, वो दिल्ली में जो है 0 पे लाके खड़ा कर दिया हमने उन्हें लगातार 3 बार। जब अपनी चरम पे होने के बावजूद वो अरविंद केजरीवाल जी की ना नीतियों का मुकाबला कर पाए, ना उनसे किसी भी तरह से मुकाबला कर पाए, तो ये तो पूरे देश ने देखा। पंजाब में हमने इनका क्या हाल कर दिया वो भी पूरे देश ने देखा। इनके गढ़ में जाके 14% वोट लाए हम गुजरात में, वो भी पूरे देश ने देखा। और जो 400 का ढोल बजा रहे थे सुबह दोपहर शाम, जी 400 पार होंगी हमारी लोकसभा में, 400 पार, वो 240 पे लाके खड़ा कर दिया इन्हें देश की जनता ने। ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, बहुमत हासिल नहीं कर पाए अपने दम पे, और ये कहते हैं जी हम जो है भाई साहब हमारे लोकसभा नेता चुनाव जो है खत्म हो गए हैं, आज पर आ जाते हैं। आज जो चुनाव हुए उसमें क्या हुआ ये गिरिराज सिंह जी बता रहे हैं, मुझसे बेहतर आपसे बेहतर। देखिए हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी सीमित संसाधनों वाली पार्टी है। हमारे नेताओं आ चुका है एक अकेला सब पर भारी, नरेंद्र मोदी जी। आज मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, समृद्ध समाज को विकास की ऊंचाई पर ले जाना एक पथ प्रदर्शक का काम किया है, और टुकड़े टुकड़े गैंग को आईना भी दिखा दिया है। मैं आज माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, नड्डा जी को और जम्मू के एलजी मनोज सिन्हा जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूं, और जम्मू कश्मीर की जनता, हरियाणा की जनता को सत नमन। सबा नकवी जी, आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कारण हरियाणा में बीजेपी के इस टर्न अराउंड का क्या रहा? तीसरी बार जीतना, ये 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा में कोई सरकार तीसरी बार जीत रही है। और पहले ही लोग कह रहे थे कि 2 बार भी बीजेपी का सरकार बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये तीसरी बार ज्यादा नंबर से लौट कर आना, ये क्या खटाखट मॉडल का रिजेक्शन है? ये क्या ये जो कास्ट सेंसस का रिजेक्शन है? राहुल गांधी बिल्कुल अब देश के सबसे लोकप्रिय नेता हो गए हैं, क्या इस बात का रिजेक्शन? नाविका जी, मैं थोड़ा सा सीरियस आपको अगर जवाब दूं तो ये कहूंगी कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत नीडेड जीत थी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव को, वो भी हिंदी बेल्ट में। लेकिन इसमें आप एक जो पूरे उलझान जो अभी आए हैं, जहां भी जो झटका भी लगा था लोकसभा में, वो सपा ने लगाया था बीजेपी पे। मैं कांग्रेस के कुछ नंबर बढ़ गए थे, लेकिन कांग्रेस डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में अभी भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है। ये आपने देखा छत्तीसगढ़ में जीता हुआ चुनाव निकल गया उनके हाथ से, उनकी खुद की सरकार थी। अब हम लोग एक नया मॉडल देखेंगे। राहुल गांधी की बात टॉप लेवल पे होगी, लेकिन अगर जमीनी काडर और इस बार बीजेपी में जो नाराजगी थी, जो संगठन में जो नाराजगी थी, वो भी खत्म दिख रही है। संगठन ने पूरी तरह काम किया है, और जो रीजनल पार्टीज हैं, आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना हिस्सा डिलीवर किया है। कांग्रेस ने जम्मू में भी बीजेपी ने कांग्रेस से बेहतर किया है, वहां भी कांग्रेस आगे थी, पीछे हट गई। ये भी आप देखिए, ये करीबी मुकाबला था। इसमें जो तीसरी जो पार्टियां हैं, जो थर्ड फोर्सेस, ये डायरेक्ट हो गया, उनका भी, उनकी गिरावट से भी कांग्रेस पे असर हुआ है नंबर पर। मेरे ख्याल से वोट शेयर 1% का अलग अलग होगा, लेकिन ये सब चीजें, काडर मैनेजमेंट, ये सब चीजें
फीडबैक में आती हैं जब आपके पास संगठन होता है, जब आप लड़ रहे हैं। तो आज आप कहेंगी कि लोकसभा एबरेशन था और असल में बीजेपी की मशीनरी रॉक सॉलिड नजर आ रही है हरियाणा चुनाव के बाद? तब नहीं थी, अब फिर से हरियाणा में काम किया, झटका लेकिन लगा। मैं कुछ न्यूज अपडेट्स दे दूं। इस वक्त कम अंतर वाली हरियाणा की सीटें अगर बताऊं तो होडल में 45 वोट से कांग्रेस पीछे है, महेंद्रगढ़ में 77 वोट से कांग्रेस आगे है, अंबाला कैंट में बीजेपी 550 वोट से पीछे, अंबाला सिटी में कांग्रेस 683 वोट से आगे, फतेहाबाद बीजेपी 1300 वोट से आगे, कालानौर 1178 वोट से बीजेपी आगे, नंगल चौधरी 1648 वोट से बीजेपी आगे, झज्जर 2166 वोटों से कांग्रेस आगे, लोहारू 2300 वोटों से बीजेपी पीछे। यानी कि अनिल विज अब अंबाला कैंट से आगे नजर आ रहे हैं और ये अभी के रुझान है। लेकिन संजय झा जी, मैं सवाल यही पूछूंगी, क्या राहुल गांधी माइक्रो मैनेजमेंट जो बीजेपी के पास हुनर है वो शायद राहुल गांधी नहीं कर पाते? नंबर 1। नंबर 2, रीजनल लीडरशिप में जिस तरह का इन फाइटिंग था, क्या एक दूसरे से ज्यादा कंपटीशन था, बीजेपी से कम? अलायंस का क्या होगा? रीजनल पार्टीज अगर कांग्रेस से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं तो क्या लोकसभा के चुनाव का जो परफॉर्मेंस है वो फ्लैश इन द पैन जो अंग्रेजी में कहा जाता है वो थे? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता नाविका जी। देखिए, अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं और अभी की जो कम से कम जो जिस तरीके का हमें हालात लग रहा है, जो जनता का जो नज़रिया लग रहा है कि वहाँ भी एक बदलाव होने वाला है ना। लेकिन मूल्य प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी उसका फ़ायदा उठा सकेगी, क्योंकि मुद्दों की कमी नहीं है और महाराष्ट्र में जनता भी बदलाव के पक्ष में है। लेकिन यदि आप चुनाव सही तरीके से नहीं लड़ेंगे, उस आक्रामक तरीके से, आप जिस तरीके से उसका योजना नहीं होगा आपका, और यदि पूरे जज्बे के साथ आप नहीं लड़ेंगे, आप बीच में आप में कोई अभिमान आ जाएगा, तो उसके बाद आपको यही हालात आएंगे जो अभी हरियाणा में आया। मैं समझता हूँ कि झारखंड में, दिल्ली में ये सब बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम चुनाव के नतीजे होंगे। जहाँ तक हरियाणा और आपने राहुल गांधी जी के बारे में बताया, मैं समझता हूँ कि देखिए, मुद्दों की कमी नहीं है देश में। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय में और राज्यों में उतनी वो चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात मैं उनको पूरी तरीके से उनका प्रशंसा करूंगा कि हर चुनाव को वो बड़े जज्बे के साथ लड़ते हैं। उनका एक जज्बात है कि वो हारना नहीं चाहते, किसी भी चाहे जो भी कारण हो वो जीतने के लिए वो लड़ते हैं। और मैं समझता हूं कि चुनाव का मतलब है कि आप जीतिए, आप लेकिन कांग्रेस में शायद वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है। लेकिन वहां ब्रेकिंग न्यूज है, जेपी नड्डा ने चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी से बात की और उन्हें बधाई भी दी और लगभग ये तय है कि नायब सिंह सैनी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कार्यभार संभाला था जब मनोहर लाल जी निकल कर आए थे वहां से 6 महीने पहले, और अब इस जीत का मतलब कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी ने किला बचाया है, संगठन को रखा है और आम आदमी में अपनी पहचान बनाई है। यही बीजेपी के सूत्र हमें बता रहे हैं। लेकिन सुशील पंडित जी, इस जीत के कारण क्या रहे और कांग्रेस की हार के कारण क्या? ये बड़ा अहम सवाल है नाविका जी। मैं एक बात साफ साफ कहना चाहूँगा, देश में मुद्दों की कमी नहीं है। बेरोजगारी चाहे मुद्दा हो, महंगाई मुद्दा हो, कहीं कहीं पर सरकार की तरफ से संवेदनशीलता का अभाव हो, लेकिन एक मुख्य बात कांग्रेस जो दीवार पर लिखी इबारत है वो पढ़ने में असमर्थ है। यह देश बदल गया है। अब आप देश को बुरा भला कह करके चुनाव जीत पाएं, हिंदुओं को, सनातन को गाली देकर चुनाव जीत पाएं, मुद्दों में राष्ट्र हित को दरकिनार करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके चुनाव जीत पाएं, यह संभव नहीं है। बेरोजगारी से त्रस्त युवा भी, महंगाई से त्रस्त युवा भी जब देश को गाली पड़ते देखता है तो वो ध्यान लगाता है कि कहां उसे वोट देना है। बाकी मुद्दे गौण हो जाते हैं। वक्फ बोर्ड के इशू के ऊपर क्या रहा कांग्रेस का नजरिया? इससे पहले जब उनके नेता सनातन को गाली देते थे, हिंदू धर्म को खत्म करने की बात करते थे, तरह तरह की फप्तियां कसते थे,
तो उनका वोटर भी आहत होता है, जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर है, उनके नेता आहत होते हैं, उनका काडर आहत होता है, लेकिन इस बात को दरकिनार किया जाता है, इस बात पर संवेदन शून्यता दिखाई जाती है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों के बावजूद, अपनी कमजोरियों के बावजूद जीतती नजर आती है। ये जम्मू में देखने को मिला हमें। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाकर खड़े हो गए चुनावी गठबंधन में, आप उनके सारे एजेंडा पर आंख मीचते रहे, 370 पर आंख मीचते रहे। उन्होंने कहा कि हम तख्ते सुलेमान कर देंगे शंकराचार्य पहाड़ी को, इस पर आंख मीचते रहे, मूसीते रहे। तो जम्मू का वोटर बीजेपी से खफा होने के बावजूद उसके पास क्या विकल्प बचता है? आपने दौड़ा कर उसको बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और इसी पर नरेंद्र मोदी जी ने और आरएसएस सरसंघचालक जी ने यही कहा, हिंदू को बंटने से बचना पड़ेगा। ये सवाल जो है अहम है। चुनावी इसकी इम्पैक्ट कितनी रही मैं नहीं जानती, लेकिन चुनावी इम्पैक्ट महाराष्ट्र में जरूर दिखने वाला है, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि सीधे टक्कर में कांग्रेस बीजेपी के सामने टिक नहीं पाती। बड़ा ये उनके अलायंस पार्टनर है उद्धव सेना की नेता राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। अभी देखिए, चुनावी नतीजे अभी पूरे आए नहीं हैं, पर जिस तरीके से जा रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है, तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस, ऐसा कोई मैं मानती हूँ कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा। शहजाद पूनावाला जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी का ये बयान अब महाराष्ट्र के चुनाव पर क्या असर डालेगा? और मैं पहले तो आपसे पूछना चाहती हूं, पहल तो कर दी उद्धव सेना ने, अब क्या भरत मिलाप होने की संभावना है? पहले तो नाविका जी, आपकी टेक्निकल टीम से मैं कह दूं, आपकी आवाज़ मुझे बहुत कट के आ रही है, तो मुझे आपकी बातें ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। परंतु प्रियंका चतुर्वेदी का जो बयान है वो हरियाणा से कम और महाराष्ट्र से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। और जो महाविकास अघाड़ी अपने आप को कहते हैं, वैसे वो महाविभाजन अघाड़ी है। और अभी वहाँ पर जिस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई है, तो उद्धव ठाकरे जी तो और पोस्चरिंग करेंगे कि मुझे और जगह मिले, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो, वरना कांग्रेस पार्टी और हमारे से हो नहीं पाएगा महाराष्ट्र में। वो वैसे भी महाराष्ट्र के चुनाव हारने वाले। परंतु मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूँ, नाविका जी थोड़ा सा इस पर चिंतन करवाइए, क्योंकि आपका शो करोड़ों लोग देख रहे हैं। जो नैरेटिव्स खड़े किए गए थे हरियाणा में कि रूरल डिस्ट्रेस है, महंगाई है, किसानों की समस्या है, जवान नाखुश है अग्निवीर से, पहलवान नाखुश है, इन सारे नैरेटिव्स पर एक रिसाउंडिंग जवाब दिया है हरियाणा की जनता ने। मैं ये नहीं कहूँगा, संगठन हमारा मजबूत है, पर केवल संगठन नहीं, जनता ने हमें समर्थन इन मुद्दों पर दिया है, कांग्रेस के नैरेटिव को झूठा बताते हुए। तो इसका मतलब अब कांग्रेस ये किसान के नाम पर और जो जवान के नाम पर दुष्प्रचार करती है, और जो बांटने की राजनीति है, एससी वर्सेस अदर्स, ये वर्सेस वो, इसके ऊपर एक करारा तमाचा हरियाणा की जनता ने और जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया है। इस पर अब ये जो झूठ की और नफरत की दुकान कांग्रेस पार्टी कब बंद करेगी, इस पर जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मुद्दों पर भी ये लड़ाई हुई थी, मुद्दों पर भी अगर कांग्रेस हारी है तो सिर्फ इसे प्रदर्शन संगठन का नहीं कह सकते, मुद्दे भी कहीं ना कहीं आपके झूठे थे। संजय झा। नहीं, नाविका जी, मैं शहजाद भाई से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। शहजाद भाई, जब आप ही के एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं कंगना रनावत, जब उन्होंने ढेर सारे बयानबाजी उन्होंने किसानों पर किया, तो आप लोग काहे उन पर इतना नाराज़ हो गए? काहे कहें कि नहीं ये तो उनका निजी सोच है, ये उनका ये पार्टी का नज़रिया नहीं है? क्यों आपने उनको बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं? काहे आप लोग काहे उनसे इत्तेफाक नहीं रखे भाई? जरा बताइएगा, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, जरा बताइए, इसका जवाब दीजिए। शहजाद, मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ, क्योंकि हमारी पार्टी में बयान देने के लिए सस्पेंड नहीं किया जाता। कंगना प्रवक्ता नहीं है, कंगना रनौत एक सांसद है, उनको सांसद का काम करना है। प्रवक्ता मुझे बनाया है,
तो मैं प्रवक्ता का काम करूंगा, वो सांसद का काम करेंगी। जब उनसे कोई राय मांगी जाएगी वो अपने विषय पर राय देंगी, पर हम सस्पेंड फिर भी नहीं करते। संजय झा जी, आप तो बोले ही मत, आपके लिए तो आज डबल धमाका है। आप तो वो हिजबुल्लाह के पेजर की तरह है, अब कब किसी मोमेंट पे भी फट जाएंगे। तो मैं तो आपसे बहुत ही वो रखता हूँ, सद्भावना है मेरी आपके प्रति। आप कब फटेंगे मुझे पता नहीं। शहजाद भाई देखिए, बलून तो आप हैं, क्योंकि आप तो कांग्रेस में भी थे, यहाँ भी आ गए हैं। तो अब हो सकता है यदि आज कांग्रेस जीत जाती हरियाणा में तो आप कांग्रेस में फिर वापस आ जाते हैं। खैर, कभी और बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन सवाल करण वर्मा, सवाल इस बात पर है कि हरियाणा के चुनावी नतीजे जरूर आ रहे हैं, लेकिन क्या इसका इंपैक्ट महाराष्ट्र और झारखंड पर पड़ेगा? और खास करके महाराष्ट्र, जहां प्रियंका चतुर्वेदी की बात सुनकर आपको पहले से ही यह अंदेशा नहीं हो रहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पर सवालिया निशान है, कि कांग्रेस जो हमेशा कहती है हम तय करेंगे, बड़े पार्टी हैं, अब रीजनल पार्टियां उनसे सवाल पूछेंगी और कांग्रेस बैकफुट पर जाना पड़ेगा उसे। नाविका जी, ये जनता के द्वारा, हरियाणा की जनता के द्वारा एक बहुत बड़ा धोबी पछाड़ है कांग्रेस को और राहुल गांधी को, जो बांटने चले थे, जो कहते थे कि बीजेपी की अलायंस गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आज उनकी यह हालत हो गई है कि उनके जो सबसे बड़े अलायंस पार्टनर्स में से एक है, आज उन्होंने अभी तक, जिसे कहते हैं ना, इंक भी ड्राई नहीं हुई थी और उन्होंने उन पे प्रश्न उठाने शुरू तक कर दिए। नाविका जी, ये एक जीत है जनता के विवेक की भी। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड सिर्फ हरियाणा के अंदर, 1300 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे होते थे वो आज 3300 किलोमीटर हो गए बढ़कर के, 8 मेडिकल कॉलेज से बढ़कर 15 मेडिकल कॉलेज। जनता ये देख रही थी, एक भी एजेंडा कांग्रेस पार्टी ने विकास का रखा ही नहीं। और ये जनता को शत शत नमन जाता है जिन्होंने कहा कि हम बटेंगे नहीं इस बार। आप जात पे बांटने की बात करेंगे, हम बात करेंगे आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस हमारे कम कैसे किए भाजपा। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आम आदमी पार्टी ने 13 राउंड में लगभग 1 सीट पर बढ़त हासिल की है। डोडा सीट को लेकर आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो उनका उम्मीदवार वहां जीत रहा है। ये 13 डोडा, मतलब यानी जम्मू कश्मीर से जम्मू में है। डोडा सीट पर आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा है कि डोडा में उनका उम्मीदवार जीत रहा है। और अनमोल पवार जी, अगर जम्मू कश्मीर में 1 सीट आम आदमी पार्टी की आती नजर आ रही है तो ये तो बहुत बड़ी लॉटरी निकली। पहले तो शहजाद भाई का जवाब मैं दे नहीं पाया था। देखिए, इनकी पार्टी के जितने नेता हैं वो इतने कायर हैं कि उन्होंने हमारे नेताओं को झूठे मुकदमे में जेल में बंद रखा। अगर इनमें हिम्मत होती तो लेवल प्लेइंग फील्ड देते, हमारे नेताओं को झूठे मुकदमे में बंद ना करते। जिस तरह से इन्होंने हरियाणा की बात कर रहे हैं, ये दिल्ली में मुंह की खाई इन्होंने 3 बार, पंजाब में मुंह की खाई। और इसी वजह से इन्हें पता था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी बाहर होते, अगर हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बाहर होता, तो इन्हें जो है शून्य के पास लाके खड़े कर देते हम हरियाणा में भी। और जिस तरह से ये चुनाव जीत रहे हैं, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके ये राजनीतिक द्वेष के चलते पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ये उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। और उसी का प्रमाण है कि डोडा में आज हमारा जो कैंडिडेट है महराज मलिक, वो 4500 वोट से जीत चुका है। वो आगे नहीं है, वो जीत चुके हैं। और सीमित संसाधन होने के बावजूद, कम समय होने के बावजूद, हरियाणा की जनता ने जो हमें प्यार और आशीर्वाद दिया है, जिन्होंने काम की राजनीति का समर्थन किया है, हम उनके बीच में रहेंगे और उनके हित के मुद्दे उठाते रहेंगे। और रही बात किसानों की, तो पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से किसानों ने किस तरह से, और आपने हरियाणा में यही तो दिखाया था। फिर हरियाणा में सीट नहीं आई, जम्मू में सीट आई है, इसका कारण क्या रहा? शहजाद पूनावाला, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपने जबरदस्ती उनके नेताओं को जेल के अंदर रखा। नाविका जी, आप मुझे एक चीज बताइए, एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ऑडियो लाइन बहुत खराब है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, उसके बाद वो जवाब दे। अनमोल जी, अब आप बोल चुके हैं, अब शहजाद जवाब दे रहे हैं ना। आपने सवाल उठाए, शहजाद पूनावाला जवाब दे रहे हैं।
नाविका जी, वैसे तो जेल में रखने का काम और बेल पे छोड़ने का काम ये सब तो कोर्ट का काम है, तो कोर्ट पर आरोप लगाना है तो वो लगा सकते हैं। परंतु जहां पर उनके पास अधिक समय था, दिल्ली के लिए कैंपेनिंग करने गए केजरीवाल, वहां पर 7 में से 7 सीट्स हरा गए। हरियाणा में कैंपेनिंग करने गए केजरीवाल, वहां पर नोटा से कम वोट पाए, और जहां नहीं पहुंच पाए जम्मू कश्मीर, वहां पर गलती से 1 सीट आ रही है जो उनके हिसाब से। चलिए शहजाद जी, मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी शैलजा जी। कुमारी शैलजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। और इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में कांग्रेस के साथ हुआ क्या। 35 सीटों पर घड़ी आकर रुक गई है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। आप क्या कहेंगी, क्या कारण रहे कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जीत के दांतों से हार को निकाल लाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद बहुत हैरान हूँ, और मैं तो बहुत उम्मीद लगाए अभी थोड़ी देर पहले तक कह रही थी कि नतीजों का इंतजार कीजिए, तो अभी भी कोशिश करती हूँ मैं कुछ कहने की, लेकिन निराश तो हूँ। जो अभी तक के नतीजे या ट्रेंड्स दिख रहे हैं, कई तो बहुत क्लोज हैं, होपफुली हम उनको खींच पाएं, उम्मीद करती हूं मैं। कुमारी शैलजा जी, क्या ये लोगों का ये कहना है कि जाट वोट पर ओवर डिपेंडेंस और आपको जो चुनाव लड़ने नहीं दिया, ये दलित वोट को किनारे करना, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है हरियाणा में? देखिए, अब जब हम विश्लेषण करेंगे, नतीजे आ जाएं, उसके बाद एनालाइज करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम लेंगे, क्योंकि किसी को भी बहुत अजीब लग रहा है ये कि कहाँ हम 60 की बात, और मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से भी आपसे सबसे 60 की बात कर रही थी, लेकिन जो ये नतीजे अब सामने नजर आ रहे हैं, थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, तो इसको हमको कारण तो देखने पड़ेंगे। शैलजा जी, सवाल यह है कि आप अगर प्लानिंग और स्ट्रेटेजाइजिंग कर रही होती, आप क्या अलग करती? क्या नतीजे उस स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे जिससे 60 तक जा सकते? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बता पाऊंगी नाविका जी, आई एम सो सॉरी, क्योंकि पार्टी में जब हम लड़ते हैं तो वो सबका कॉमन ग्राउंड हो जाता है। जो भी है, जो कहना होगा पार्टी के अंदर करेंगे बात, सारा लेकर, रिपोर्ट्स लेकर, पहले तो पार्टी के अंदर हम सभी मिल बैठकर इसको करेंगे, और उसके बाद ही जो बाहर बात करनी होगी वो करेंगे। अभी मैं ऑफ द कफ कुछ कह नहीं पाऊंगी, कुछ कह नहीं सकती मैं। शैलजा जी, मैंने आपका पॉलिटिकल करियर एज अ यंग पॉलिटिशियन देखा है, यंग कांग्रेस लीडर देखा है, शायद 90 के दशक के एंड की तरफ से, जब से आप उभर रही थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इस चुनाव में, और बहुत सीधा पर्सनल सवाल है, इसमें कोई मेरा एंगल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप हरियाणा के चुनाव में स्टेट लेवल पर लड़ना चाहती थी, ऐसा आपने पहले भी कहा था, तो आप सचमुच लड़ना चाहती थी? आपको रोका गया लड़ने से? मैं पहली बात पर हाँ भरूंगी कि बिल्कुल मैं लड़ना चाहती थी, ये मैंने पहले भी माना है और मैंने कहा भी है, मैं लड़ना चाहती थी। तो अगर आप लड़ना चाहती थी और आप नहीं लड़ी तो रोका ही गया होगा? मैं क्या कह सकती हूँ? तो कोई तो वजह रही होगी, यूं ही जो कारवां है वो लुटता तो नहीं, तो ये वजह क्या रही? अब पार्टी का फैसला हुआ, कुछ लोगों ने जो फैसला किया, और ये बात मैंने पहले इंटरव्यू में मैं कह चुकी हूँ, कोई नई बात मैं नहीं कह रही, कि बिल्कुल मेरी इच्छा थी लड़ने की, लेकिन पार्टी का फैसला हुआ, जिस स्तर पर हुआ, जैसे हुआ, कुछ मालूम नहीं है।
शैलजा जी, आप महिला हैं और आप जैसी लीडर्स आगे उभरें, हम सब के लिए गर्व की बात है। तो महिला के उस पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक महिला होते हुए आपको रोका गया, क्या ये सही है? कांग्रेस में क्या महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती? ये तो सही नहीं है। यहाँ तक भी मैं आई हूँ तो कांग्रेस पार्टी की सिपाही होने के नाते ही यहाँ तक पहुंची हूँ। ये कहना कि कांग्रेस में रोका गया या रोका जाता है, हाँ, उस समय किन कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ पाई या पार्टी मुझे टिकट नहीं दे पाई, वो एक अलग बात है। पार्टी के अंदर जो भी फैसले हुए, आपको लगता है राहुल गांधी का बयान के आरक्षण हटा देंगे, क्या ये आपकी हार का कारण था, या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुओं को जो बांटने की कोशिश हो रही है, इसको अगर नहीं लड़ा गया तो कहीं ना कहीं खामियाजा होगा? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातों का कोई ना आरक्षण जो कि एक गलत कहा गया राहुल जी के बारे में कि ये आरक्षण वो नहीं रखना चाह रहे या कुछ, एक गलत प्रोपेगेंडा था भाजपा का। और दूसरी बात भी जो आप माननीय प्रधानमंत्री जी की कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी और इनके शीर्ष नेता तो 2-3 दिन अपनी हार मानकर हरियाणा में आए भी नहीं। तो मुझे नहीं लगता उस लेवल की ये इतनी बात हो सकती है। लेकिन हमें हरियाणा के बारे में सोचना पड़ेगा कि हरियाणा में ऐसा क्या हुआ जिसके लिए ऐसा नतीजा आता दिख रहा है। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, ये आज शायद कांग्रेस पार्टी वोटरों के लिए गा रही होगी, लेकिन कुमारी शैलजा जी, आपकी हंसी दर्द भी जाहिर करती है और कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई टोल्ड यू सो, हल्के में जो आपको लिया वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो करेगा कुछ ही समय में। लेकिन आप हमारे साथ जुड़ी और इतने अच्छे से आपने हमारे साथ बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या होगा, शायद नई स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी को बनानी पड़ेगी, लेकिन हरियाणा का जो चुनाव है बिल्कुल बीजेपी के लिए बाजीगर मोमेंट साबित हुआ है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है, और यही बीजेपी के लिए आज साबित हुआ है। आज इस प्रसारण में बस इतना ही, लेकिन हरियाणा बिग सरप्राइज, बीजेपी जीत गई और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस सरकार बनाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद और दर्शकों आपका भी धन्यवाद।